नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया की इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। जागरण डायलॉग्स में हम चर्चा करते हैं उन खास मुद्दों पर जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है। इस पैनल में हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और मुद्दा चाहे कोई भी हो, वो आपके आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएँ हों। हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं और आपके फायदे की बात करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे बेहतर किया जा सकता है? कैसे आप उसके कर्ज़दार से मुक्ति पा सकते हैं? क्या तरीके हैं क्रेडिट कार्ड लेने के? और उसका समुचित इस्तेमाल कैसे करके आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं, अगर क्रेडिट स्कोर लो है तो। मैं हूँ मनीष मिश्रा। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सुरेश सतगोपन जी और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मणिकरण सिंघल जी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। अभिनव जी। नमस्कार। मैं हूं अभिनव गुप्ता, जागरण न्यू मीडिया से। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो एक्सपर्ट्स, जैसा कि बताया, सुरेश जी और मणिकरण जी। क्रेडिट कार्ड की जब हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड आज जब एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय या मिडिल क्लास हर इंसान, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। और उनमें से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। और कई सारे नए लोग जिन्होंने अभी जॉब करना शुरू किया होगा, जो यूथ है स्पेशली, वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, कभी हो पाता है, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं दो एक्सपर्ट्स के साथ। मणिकरण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी बेयर मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है? प्लीज इसके बारे में पहले तो बताइएगा सर। अभिनव जी, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपकी इनकम स्टेबिलिटी को देखना चाहती है। आप किस तरह की कंपनी में काम करते हैं, आपकी इनकम किस लेवल की है और आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी किस तरह की होगी। कुछ कुछ कंपनीज आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी समझना चाहती हैं कि आपके एक्सपेंसेस किस तरह से हैं और आपके ऊपर और लोन कौन कौन से चल रहे हैं और आपका रिपेमेंट कैपेसिटी किस तरह से है। राइट, इन सारे बेसिस को देख के क्रेडिट स्कोर भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है जब भी कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो देखिए अपने आप में एक लोन है इन द फॉर्म ऑफ ए कार्ड, जहाँ पे आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको आप अपनी आप आज स्वाइप करके यूज कर सकते हैं और 1 महीने के बाद जो क्रेडिट साइकिल होता है जिस तरह से आपने परचेज किया उस टाइम पे उसको रीपे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी आपको अगर लोन देती है तो इन सारे के सारे क्राइटेरियाज को वो समझना चाहती है कि उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट, उस सारी तो स्टेबिलिटी इज द मेन कंसर्न जिसके बेस पे कोई भी कंपनी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, तो वो जो कंपनी आपको आपकी लोन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पास करने से पहले आपको ये क्राइटेरियाज को समझना चाहती है। जी अ, जी। एक चीज़ मेरा सवाल जो है सुरेश सर से है। सर, अगर किसी की कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो, तो वो क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता है? ऐसा हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति का क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ना हो। आई मीन सपोज कोई कोई व्यक्ति अभी 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 अपना काम शुरू किया है, सो उनका शायद क्रेडिट हिस्ट्री ना होगा। अभी अभी मणिकरण ने जो बात किया है वो सब क्राइटेरिया वो लोग देखेंगे क्रेडिट कार्ड देने के पहले। क्रेडिट हिस्ट्री एक चीज उनके आई मीन वो व्यक्ति का नहीं होगा। बाकी सब देख के लोअर क्रेडिट लिमिट के साथ वो देने का चांसेस है। आई मीन हम सब लोगों को कहीं ना कहीं शुरू तो करना है ये सब आई मीन ये सब चीज चीज के ऊपर। क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वर्कफोर्स उनको उनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मोस्टली मेरे ख्याल से ये कम वाला लिमिट के साथ उनको मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी उनका क्रेडिट हिस्ट्री आई मीन वो बनता है,
उसके बाद वो क्रेडिट लिमिट को भी वो ऊपर लेके जा सकते हैं, उनको चाहिए तो। आमतौर पर सर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं? नॉर्मली इनकम का कुछ प्रूफ नॉर्मली मांगते हैं, और ऑफ कोर्स पैन, आधार, दोस्त बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो मांगते ही हैं। और जैसे मणिकरण ने बताया है, सो बैंक का स्टेटमेंट का भी मांग सकते हैं। सपोज किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ना हो, सो उनको ये अनुमान नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति पे करेगा, आई मीन जो क्रेडिट साइकिल वो है, जो भी है वो पालन कर पाएगा कि नहीं है, वो उनको मालूम करना होगा। सो इसलिए बैंक स्टेटमेंट भी शायद मांग सकते हैं। जी मणिकरण जी, एक और सुविधा देता है क्रेडिट कार्ड, वो है कैश विड्रॉल की सुविधा। जो लिमिट होती है हमारी, अगर ओवरऑल लिमिट हमारी 1 लाख की है, तो उसमें कुछ हिस्सा जो वो प्रोवाइड करता है बैंक, वो होता है कैश विड्रॉल का। मुझे बताइए कि कैश विड्रॉल की सुविधा को कैसे हम अवेल कर सकते हैं, और क्या इसको अवेल करना सही होता है, या इस पे क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आते हैं? अभिनव जी, जितनी भी सुविधा आपको क्रेडिट कार्ड से मिलती है उसको बहुत ही कॉशन में रह के यूज करना चाहिए। ये सुविधा आपको इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पे आपके कार्ड का उपयोग नहीं हो पा रहा, आपको कैश की जरूरत पड़ गई है, राइट? तो आपको जो कार्ड है उसके अंदर लिमिट सेट होती है कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। बट जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इमीडिएटली फ्रॉम डे 1 शुरू हो जाता है। जहां पे हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में तो क्रेडिट साइकिल होता है कि मैंने अगर 1 महीने का या 40 दिन का क्रेडिट साइकिल है तो 40 डेज के बाद मेरा रिपेमेंट टाइम आएगा। बट यहाँ पर आपने कैश विड्रॉ किया और आपका डे 1 से इंटरेस्ट शुरू हो गया, विच इज क्वाइट हाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपने विड्रॉ किया है, राइट? तो कोई भी चीज, जितने भी बेनिफिट्स आपको क्रेडिट कार्ड की तरफ से मिलते हैं, इवन क्रेडिट साइकिल का भी बेनिफिट, इसको भी बहुत बहुत ही सोच समझ से, ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपको रियलिटी से दूर ले जाता है, क्योंकि आप अपने इनकम से ऊपर जाके आप खर्चा करने की कोशिश कर जाते हैं कभी कभी। और एक कैश की सुविधा जब आपके मतलब वो इमरजेंसी सिचुएशन कई बार तो खुद सामने आती है, और कई बार आपके माइंड से क्रिएट की गई होती है, नहीं मुझे तो कैश चाहिए, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, राइट? मैं 2 दिन बाद वापस कर दूंगा, 4 दिन बाद वापस कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो जो साइकिल है, जब साइकिल के ट्रैप में आप फंसते हो ना, तो वो आपको बहुत लंबा तक खींच जाता है। तो यस, इट इज ए फैसिलिटी, बट वन शुड यूज इट विद ए कॉशन। जी, इन्हीं कॉशंस को दिमाग में रख के मेरा अगला क्वेश्चन सदगोपन जी से है कि किन चीजों का ध्यान मुझे, अगर मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं और मुझे ये चीज इंश्योर करनी है कि मैं आई डू नॉट एंड अप गेटिंग कॉट इन दिस डेब्ट ट्रैक, मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यूज करते समय? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है। बेसिकली आप कैश नहीं कैश कैरी कर किए बिना आप क्रेडिट कार्ड लेके जा सकते हैं कहीं भी, आज रेस्टोरेंट या कोई भी स्टोर या कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। सो सपोज आपको सही तरह से क्रेडिट कार्ड यूज करना है, आप इतना ही आप खरीद सकते हैं, इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्रेडिट साइकिल के बाद आप आराम से पे कर सकते हो। सो सपोज आपका 50,000 तक आप आराम से पे कर सकते हो, सो फिर उतना तक ही खरीदना है, नहीं तो वो डेट ट्रैप में फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सपोज 50,000 का ही हम मेरा कैपेसिटी है और मैं 2 लाख या 3 लाख का खरीद के क्रेडिट साइकिल के एंड में आते हैं, सो 50,000 ही मैं कर चुका सकता हूँ। सो उसके बाद वाला जो भी है, so probably I will go on a revolving credit, so the minimum balance payment, so उसमें वहीं से ही वो डेट ट्रैप शुरू होता है। so सिंपल सी चीज है, जितना हम रीपे कर सकते हैं क्रेडिट साइकिल आप तो जरूर यूज कर सकते हैं, जितना रीपे कर सकते हैं उतना ही क्रेडिट कार्ड का यूसेज होना चाहिए। क्रेडिट साइकिल के एंड में हम पेमेंट करना भी चाहिए। क्रेडिट दैट इज व्हेन वी विल यूज द क्रेडिट साइकिल टू आवर बेनिफिट। जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि आप सभी लोग, जो लोग नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखें कि अपने एक्सपेंसेस को पहले प्लान करें, अपनी सैलरी को पहले समझें कि आपके क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, आप अपने बाकी एक्सपेंसेस को प्लान करें और मेक श्योर कि
आप उस लिमिट से आगे ना बढ़ें जिससे कि आप डेब्ट ट्रैप में फंसे, उस चीज को दिमाग में रखें अगर आप बेहतर तरीके से क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाना चाहते हैं। जी मनीष जी। दर्शकों को हम बता दें अभिनव जी कि आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी पूछी थी इनसे सुरेश जी से कि अगर कैश निकालते हैं तो क्या होता है। तो जिस दिन से कैश निकालते हैं उसी दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता है और एक खास फीस भी देनी होती है। तो मणिकरण सर से मेरा सवाल ये होगा कि सर एक बात बताएं कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर लो है, क्रेडिट कार्ड किस तरीके से क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में उसके लिए मददगार साबित हो सकता है, कैसे इस्तेमाल करें उसका? देखिए, क्रेडिट स्कोर लो होने का रीजन सिर्फ एक रहता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है क्रेडिट स्कोर के। आपने कहीं ना कहीं लोन डिफॉल्ट किए हैं, आपने कहीं ना कहीं लोन डिले किए हैं, रिपेमेंट नहीं टाइम पे की, सेटलमेंट की है अपने लोन्स की, राइट? उसी के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो जी क्रेडिट कार्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी ये देता है। अगर पहले तो आपको, अगर आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड है, वो एडवांटेज है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर लो होने के बाद क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी और आपका क्रेडिट स्कोर लो हो रखा है तो आप एटलीस्ट ऐसा साइकिल बना सकते हैं कि आप जो भी परचेज कर रहे हैं उसको टाइमली रीपे करना शुरू करिए अपने क्रेडिट कार्ड के साइकिल को। वो रिवॉल्विंग क्रेडिट में मत जाइए, मिनिमम ड्यू पेमेंट करके मत जाइए, उसको कंप्लीटली वो जो बिल जब भी जनरेट हो उसको टाइमली पे करें। तो धीरे धीरे आपकी अच्छी रिपेमेंट कैपेसिटी, रिपेमेंट साइकिल जो है, क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है, जिसके बेस पे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये भी बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दो ट्रांजैक्शंस करने के बाद ही आपके क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इट टेक्स बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आपको जिस तरह से क्रेडिट हिस्ट्री खराब की है, खराब होने में बहुत जल्दी आप कर सकते हो, दो रिपेमेंट्स को डिफॉल्ट करके आप कर सकते हो, बट क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड हैव डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है किसी भी क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। जी मेरा अगला सवाल सुरेश सर से है। सुरेश सर, हमारे एक दर्शक हैं जॉलिस मेहता, उन्होंने पूछा है कि अभी बैंक जो है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सचमुच लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है या कुछ हिडन फीस भी ऐसे क्रेडिट कार्ड से जुड़े होते हैं? तो आजकल बहुत सारा ऐसा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है। सो आपको जांच के लेना चाहिए कि इसके अलावा लाइफ टाइम आई मीन वो एनुअल फीस जो है वो आपके लिए आई मीन वेव किया है। सो उसके अलावा कुछ और फीस है वो मालूम करना है। शायद ये हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड जब भी बेचते हैं वंस इन 2 इयर्स, वंस इन 3 इयर्स, तभी वो क्रेडिट कार्ड जनरेट करके भेजने के लिए कुछ चार्जेस नॉर्मली लगाते हैं, मतलब 200 250 दैट काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा नॉर्मली चार्जेस नहीं रहता है। सो बैंक्स का यही मानना है कि आपको कहीं ना कहीं आप डिफॉल्ट करेंगे, मतलब पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे और वो अर्न कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो दैट ब्याज अर्न कर सकते हैं, वो 36% 48% ऐसा ब्याज अर्न कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से वो चलते हैं। एक्चुअली बहुत सारा चार्जेस नॉर्मली निकल के नहीं आते हैं सामने। सो लेकिन मालूम करके उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड आपको लेना है उसके बाद उसमें जाना चाहिए। जी अभिनव जी। जी मणिकरण जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आजकल आप हर जगह हम लोग देखते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या अगर हम ऑफलाइन फिजिकली स्टोर पे जाके भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम कोई बड़ी चीज कोई खरीद रहे हैं अगर, तो क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से बेनिफिट्स कुछ होते हैं कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा या आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जा सकते हैं। कई सारे लोग जिनकी उस समय सैलरी या इनकम उन्हें अलाउ नहीं कर रही होती है, वो चीज खरीद पाते हैं उसकी वजह से। किन चीजों का ध्यान इस चीज में रखना चाहिए कि आगे चल के आपके एक्सपेंसेस मिसमैनेज ना हो, और क्या हमें इन ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए, ये नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस या कैशबैक ऑप्शंस? अभिनव जी, यही यही कंज्यूमरिज्म का बेनिफिट लिया जाता है। जब जैसे सुरेश ने बोला कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी देती हैं जिसको आप यूटिलाइज करें और किसी लेवल पे ईएमआई डिफॉल्ट करें, किसी लेवल पे रीपेमेंट डिफॉल्ट करें और वो इंटरेस्ट वहाँ पे अर्न कर सकें।
राइट। ये जो भी EMIs की ऑप्शन दी जाती है बड़ी परचेज के ऊपर, वो बेसिकली आपके परचेज को, आपकी रिपेमेंट को इजी करने के लिए की जाती है। और जब आप इजी हो जाते हैं, जैसे आपने 2 लाख रुपए की कोई परचेज की और आपने उसको EMI में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इजी हो गए, तो होता क्या है कि आपने जहां पे 2 लाख रुपए का खर्चा करना था, वहां पे आप इजी होने के बाद आप 4 लाख का खर्चा कर जाते हो। राइट, आप ऑटोमेटिकली अपने बजट से जी मतलब बिल्कुल। ओवर बजट हो जाते हो, बजट से बाहर हो जाते हो, एक्सपेंसेस आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दैट मेक्स अ पॉइंट कि आज नहीं तो कल आपका बजट बिगड़ा है और आपका कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी और आप कुछ ना कुछ डिफॉल्ट करोगे, आप रिपेमेंट में प्रॉब्लम, आपको चैलेंजेस आएंगे सामने। राइट, तो इनिशियल स्टेज पे तो डेफिनेटली ये चीजें ल्यूक्रेटिव लगती हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो चीजें अगर तो आपकी जरूरत वाली चीज थी, आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपने टीवी खरीदना है, जस्ट बिकॉज के वो खराब हो गई, आपको रिप्लेस करनी जरूरी है, तो आप खरीदिए क्योंकि आपकी जरूरत है। बट जहां पे आपकी जरूरत नहीं होती, वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में, कैशबैक के चक्कर में, EMI कन्वर्जन के चक्कर में हम काफी ऐसी चीजें परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। नहीं होती है। और जिनकी जरूरत होती है, जहां पे हमें सेविंग्स करनी है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम उनको कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और ये जी बहुत ही नॉर्मली देखा गया है कि लोग समझते हैं कि हर चीज को क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप कर लो और कैश फ्लो को कहीं और यूज कर लो, चलो इसको मैं मिनिमम रीपेमेंट करके चला लूंगा आगे और ये चीज चलती जाएगी। बट अगेन हम जो बातें कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर डैमेज जब होता है, इसका इसका पता तब चलता है जब सच में आपको कोई घर परचेज करना है और आपको लोन की जरूरत है, आपको गाड़ी परचेज करनी है, आपको लोन की जरूरत है। उस टाइम पे पता लगता है कि 5 साल पहले जो मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था और उस टाइम पे मैंने जो गलती की, वो आज भुगतनी पड़ रही है। राइट, बिल्कुल। तो जो चीज आसान दिखती है आज की डेट में, उसके बारे में तो मैं, अगेन क्रेडिट कार्ड मेरे लिए बहुत ही कॉशियस एक टूल है। तो मैं हमेशा, अब अगेन आपकी डिस्कशन में मैं बार बार कॉशन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड को बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। जो चीज आसान लगती है, वो आसानी आपको आपकी आसानी के लिए नहीं दी गई, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ और मकसद है जहां पे आप गलती करोगे। हाँ, आप इसको ढंग से यूटिलाइज करते हो, आप अपने बजट में रह के करते हो, रीपे टाइमली कर देते हो, तो हाँ, ये बहुत बढ़िया टूल बन सकता है आपके कैश फ्लो को मैनेज करने का। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 99% केसेस के अंदर लोग गलतियां करके बैठे होते हैं और 1% लोग हैं जो वो क्रेडिट कार्ड यूज भी नहीं करना चाहते, फिर भी वो यूज करते रहते हैं। जी राइट, तो अगेन मोटी बात है कि अपने बजट में रह के चीजें करेंगे और अपने कैश फ्लो को ट्रैक करते हुए करेंगे, ओवरऑल प्लान, फाइनेंशियल प्लान के अंदर करेंगे, तो आप गलती नहीं कर सकते। बट जहां पे आप अपने डिजायर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चीजें सिर्फ कार्ड, कैशबैक, डिस्काउंट, उन चक्कर में चीजें खरीद रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप बुरे फंसने वाले हैं। जी बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और मणिकरण जी ने बहुत सही बात कही कि वो एक ऐसा टूल है जिसमें कॉशन बरतने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने कैश इनफ्लो, अपनी सैलरी इन सारी चीज़ों का दिमाग में रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का यूसेज करें मिनिमम से मिनिमम, जब तक आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप उससे अवॉइड करें। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करें, डेब्ट ट्रैप से बचें। जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आजकल एक और, मैं इस पूरे सेशन को एक दूसरे सेक्शन में ले जाना चाहूंगा, बल्कि कि हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को बहुत बहुत ज्यादा हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। काफी लोग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड स्किमिंग या फिशिंग क्या होती है? प्लीज इसके बारे में बताइए पहले। सो हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं, सो हम जो भी आई मीन पेमेंट करने के समय हम ध्यान नहीं देते हैं, किसी को भी हाथ में दे देते हैं। देखिए वो जी डुप्लीकेट करने का मौका है। सो ये डुप्लीकेट कर जाएंगे तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि कोई मिसयूज कर रहा है। सो आपको टिंग टिंग करके वो एसएमएस आने लगेगा कि ये 20,000 का किसने किया है, 40,000 का किसने किया है, ऐसा करके आपको एसएमएस आएगा। सो तभी आपको मालूम पड़ेगा। ज्यादातर आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है। जब भी क्रेडिट कार्ड, जब भी एक्चुअली द पॉइंट ऑफ परचेस में आपको सतर्क रहना है। उधर देख के इमीडिएटली उसको वापस लेना है। आई मीन सो जो भी पिन है, जो भी आप यूज करते हैं, उस समय आप एकदम फुल अटेंशन के साथ ऐसा इस्तेमाल करना है कि किसी को पता न चले।
So this is one of the ways of protecting your this thing. The second thing is कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐसा मिसयूज हो सकता है. सपोज आपका आई मीन वॉलेट लॉस्ट हुआ है, तो किसी ने ऐसा मिसयूज भी कर सकता है. सो वो रिपोर्ट करने के लिए भी नंबर्स है. आई मीन हर क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है उनके पास वो रिपोर्टिंग का नंबर है. आपको ये देखना चाहिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो सब सुविधाएं हैं. और जितना तक वो आई मीन सपोज ऐसा फिशिंग अटैक पे या और एनीबॉडी इज यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड विदाउट योर परमिशन, सो उसको रोकने के लिए और वो जो उन्होंने परचेज किया है उसको रिवर्स करने के लिए सुविधा है. क्या उनका प्रोसेस है, क्या उनका ऑपरेशनल प्रोसीजर है, ये मालूम करके उसके बाद ही आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. आजकल वो सिस्टम सब आई मीन अच्छी तरह से लेआउट कर चुके हैं. सो वो लेकिन आपको मालूम करना है. उसके बाद वो जो भी क्रेडिट कार्ड वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको देते हैं, फिर उसको वापरना है. जी मनीष जी. मणिकरण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अभिनव जी जी कि जितना आपके पास है, जो आप एक्सपेंस बियर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च कीजिए. लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को दो तरह के ग्राहक बहुत पसंद होते हैं. उनको दो श्रेणी में रखा गया है. एक लॉयल कस्टमर जो खर्च करते हैं और सही समय पर पेमेंट कर देते हैं. क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए ये ग्राहक ज्यादा मायने नहीं रखते. मायने वो रखते हैं जिन्होंने खर्च किया, ईएमआई बनवाई, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां कंपनीज का फायदा है. अब अगला सवाल मेरा मणिकरण सर से है कि सर एक बात बताएं कि कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्वाइपिंग, इस तरह की जो धोखाधड़ी वाली चीजें हैं, इससे बचने के लिए हम दो तरह के क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं क्या? एक कम लिमिट वाला जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या कुछ और करें, दूसरे को केवल स्वाइप करें. ये आपके प्रोटेक्शन के तरीके हैं. आप जिस तरह से अगर प्रोटेक्शन ही बचनी है तो आप क्रेडिट कार्ड ना ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा नहीं है. आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो जैसे सुरेश ने एग्जांपल दी है, जो आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ, क्योंकि नॉर्मल होता है हम जब पेमेंट करने लगते हैं हम कार्ड किसी के वेटर के हाथ में देते हैं और वो अपना कार्ड स्वाइप करके लाता है आपके पास. सेम आप जब एटीएम मशीन में भी विड्रॉ करने के लिए कार्ड क्लोनिंग, तो इवन डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की दोनों में प्रॉब्लम है. अब जब बहुत बार एटीएम मशीन के अंदर एक ऐसी चिप लगी होती है जो आपके कार्ड डिटेल्स को कॉपी कर जाती है, राइट, वहां पे भी स्किमिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो जितने ज्यादा कार्ड्स रखेंगे ना, वो भी आपके लिए मैनेज करने की प्रॉब्लम है. मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ. जी जी. आइडियली किसी व्यक्ति के पास कितने कार्ड होने चाहिए? देखिए, आइडियली तो मेरे हिसाब से तो एक ही कार्ड होना चाहिए अगर वो क्रेडिट कार्ड रखना चाहता है तो. क्योंकि पर इशू ये है कि जब आपके पास एक कार्ड आ जाता है ना और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो जाती है और आपकी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाता है कंपनी के सामने, तो आपको और ढेर सारे कार्ड्स की ऑफर आती हैं. और जब आप उस कार्ड्स की ऑफर को देखते हो तो सामने से ऑफर सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आपको कार्ड हम दे रहे हैं, आपको क्रेडिट लिमिट ज्यादा दे रहे हैं. आपको ऑफर आती है कि हमारे कार्ड को आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा. आप हमारे कार्ड को यूज करेंगे तो आपको 10 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. तो अगेन, जितनी ज्यादा बेनिफिट्स, जितनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीजें आपको दिखाई जाएंगी, तो आप अगेन खुद को रोक ही नहीं पाएंगे. चलो मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या जाएगा. अगेन, हर इंसान ये बोलता है कि वो कभी गलती नहीं करता और वो हमेशा ये समझता है कि नहीं, मैं तो मैनेज कर लूंगा, मैं तो चीजें संभाल सकता हूँ. बट जितनी ज्यादा उसके हाथ में चीजें होंगी, जितने वो यूटिलाइजेशन करेगा चीजों की, उतना वो मैनेज करने की प्रॉब्लम होती जाएगी उसको. तो जितना कम रखेंगे, सिंप्लिसिटी आपको मैनेजेबल सिस्टम देती है. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. तो अब जैसे आजकल कार्ड्स के अंदर एक टैप पे फैसिलिटी है कि आप रादर देन पिन डालोगे, आप 5,000 तक का जो परचेज है वो सिर्फ मशीन के ऊपर कार्ड को टैप करोगे तो ही डेबिट हो जाएगा. सो इट्स रिस्की थिंग, राइट. इसको बचाने के लिए आपको ये चीजें डिसेबल करवानी चाहिए. बट कार्ड किसी के भी हाथ में आता है, चाहे जब तक आप डिसेबल नहीं करवाते हैं कॉल सेंटर को फोन करके, तब तक वो 5,000 तक का फटका तो लग ही सकता है. तो सेम वे में आपके पास जितने ज्यादा कार्ड होंगे उतनी ज्यादा ये फैसिलिटीज बीच में आती जाएंगी और आपके लिए रिस्क बढ़ता जाएगा. तो
उतना रखिए जितना मैनेज कर सकते हो, और हमेशा कम में ही मैनेज हो सकता है। आपकी क्रेडिट रिकॉर्ड्स को देखते देखते आपका एग्जिस्टिंग कार्ड कंपनी ही आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देगी। आप उनके साथ ही नेगोशिएट करके अपने कार्ड्स को अपग्रेड करा सकते हैं। हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ अपर वर्जन होता है कार्ड्स का, राइट? तो पर डिस्काउंट्स लेने के चक्कर में और सारे बेनिफिट्स लेने के चक्कर में आप नंबर ऑफ कार्ड्स मत बढ़ाइए, वो मुश्किल हो जाएगी। तो सर एक और सवाल मेरा आपसे जी। कि जो क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग होती है, ये प्रत्युष रंजन जी का प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग आखिर होती कैसे है और हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? अब होती कैसे है तो मुझे मालूम हो तो मेरे पे भी शक किया जाएगा, तो इसलिए मैं ये चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, मतलब इसका नहीं, मुझे नहीं मतलब पता हम कि कैसे कैसे बच होंगी। सकते हैं? सर हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस क्या होता है? जैसे हम एटीएम में जाते हैं या कहीं स्वाइप करते हैं, वहाँ से कार्ड क्लोनिंग की शुरुआत होती है या कुछ और तरीका है? देखिए अगेन, जब आप एटीएम मशीन के आसपास हैं तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि आपके आगे पीछे कोई ना खड़ा हो। आप मशीन को थोड़ा सा मतलब चेक कर सकते हैं कि वहां पे आपको कोई चिप या कोई मैग्नेट टाइप चीजें नजर तो नहीं आ रही, जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करेंगे उधर आपने कुछ गलती ऐसी कर रखी हो, मतलब किसी ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाल रखा हो कि जहाँ पे आपकी डिटेल्स कॉपी हो जाएं। आप जी, जब पिन डालते हैं और पिन के बाद मतलब जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो इंश्योर कीजिए कि वो कैंसिल करके आप बाहर आएं। कई बार मशीन स्लो होती है आपकी और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते ट्रांजैक्शन को, आप अपना कैश लेके बाहर चले जाते हैं और वो मशीन आपकी ट्रांजैक्शन चल रही होती है, राइट? सो ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशन है, जितने अगर आसपास कोई नहीं खड़ा होगा तो आपके पिन को कॉपी नहीं कर सकेगा। आपके चिप रीडर अगर आपकी जहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं वहां पे नहीं लगा होगा तो आपकी कार्ड की कॉपी होनी बच सकती है। आप अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देंगे और टाइमली प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद ट्रांजैक्शन के बाद आप एटीएम रूम से बाहर आएंगे तो उसके फ्रॉड के चांसेस कम हो सकते हैं। और हमेशा ऐसी जगह पे ही एटीएम स्वाइप कीजिए जो एटलीस्ट चलती फिरती मार्केट में हो, राइट? हमेशा एक सिक्लूडेड प्लेस पे आप जब यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे चांसेस, और रात के समय में चांसेस, मतलब कुछ प्रिकॉशंस तो जैसे आप अपना कैश बचा के रखते हैं उस तरह से इस कार्ड की ट्रांजैक्शन बचा के रखेंगे। तो क्लोनिंग करने के तरीके बहुत होंगे इन 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 हैकर्स के पास, बट बचने के तरीके यही हैं, और हैकिंग के तरीके तो और तरह तरह के निकल सकते हैं जो हमें मालूम भी नहीं चलेंगे और क्या से क्या निकल के आ गया। बिल्कुल। जागरण डायलॉग्स के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं हमेशा आपके फायदे की और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। अभिनव जी, जी अ, सुरेश सर, तरीके तो बता दिए मणिकरण सर ने कि किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से अपने आप को आप सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। पर फिर भी अगर कोई इस तरह के फ्रॉड का या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन उसके कार्ड से हो जाता है, उसके कार्ड से पैसे कट जाते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी, उसको क्या करना चाहिए उस केस में? तो नॉर्मली एक प्रोसेस होता है सब क्रेडिट कार्ड में। सो इमीडिएटली आपको वो नंबर पे कॉल करके ये बताना है कि आपका कार्ड आइदर लॉस्ट हो गया या किसी ने अनऑथराइज यूसेज कर रहा है। एंड ये जो आई मीन जो ट्रांजैक्शन हुआ है 5-10 मिनट या आधे घंटे के पहले, वो आपने खुद किया नहीं है, किसी और ने किया है, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। वो इमीडिएटली वो कार्ड को डिसेबल कर देंगे। कम से कम आगे जो ट्रांजैक्शन हो सकता है उसको ज़रूर रोक लेंगे। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी शुरू करेंगे। आई मीन वो कई दिन लग सकता है या महीनों भी लग सकता है। वो इंक्वायरी करके आई मीन आप द वेरासिटी ऑफ योर स्टेटमेंट, मतलब आपने यूज़ नहीं किया है, किसी और ने यूज़ किया है, वो चेक करके आपको वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करवा सकते हैं। सो इतना ही हम कर सकते हैं। आई मीन सतर्क रहना आवश्यक है। वी हैव टू बी कॉशियस ऑल द टाइम, वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। सो इसी से हमारा आई मीन क्रेडिट कार्ड जो यूसेज है, इसी से हमारा फायदा भी हो सकता है। Ji, while we were discussing about this unauthorized transaction on a credit card, I just got a question from one of the viewers, and that is कि मैं मणिकरण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मिनिमम पेमेंट ड्यू स्टेटमेंट में लिख के आता है। सपोज अगर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से वॉशिंग मशीन, टीवी या कुछ भी खरीद रखा है ईएमआई पे, तो और उसके अलावा भी मैंने और ट्रांजैक्शंस किए होंगे उस महीने में, कभी पेट्रोल डलाया होगा या कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी,
तो मिनिमम पेमेंट ड्यू का एक पार्ट आता है। अगर मैं किसी वजह से उस पूरे पेमेंट को नहीं कर पा रहा हूँ, वो पूरा पेमेंट जो उस मंथ का ड्यू है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मिनिमम पेमेंट ड्यू करके मैं काम चला सकता हूँ उस महीने? काम चलाने का मतलब अब ये है कि आप जब मिनिमम पेमेंट ड्यू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। अदरवाइज आपको जब ड्यू होता है बिल, उस टाइम पे पेनल चार्जेस लगते हैं अगर आप फुली रीपे नहीं करते हैं तो। बट आप मिनिमम पेमेंट ड्यू करके पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे, बट जितना ड्यू हो चुका है, जितना आपने शॉपिंग की है पिछले महीने में, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा, राइट। तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा, तो ये रिपेमेंट ना करना और मिनिमम पेमेंट ड्यू करना, ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी इम्पैक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे ही दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे वो डेट ट्रैप शुरू होता है आपका। तो आप नहीं कर पाए, एक तो जेन्युइन रीजंस हैं, वो अलग चीज है, बट वो आपकी कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है। सो दैट इज द थिंग जहां पे आपको कॉशन बरतना चाहिए वापस से कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने रीपेमेंट क्यों नहीं की, क्यों नहीं कर पाया, राइट। हाँ, एक बार क्रेडिट कार्ड कंपनी को तो आपने एक तरह से इंश्योर कर दिया कि हाँ आपकी पेमेंट करने की नियत है, बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो कंपनी बोलेगी ठीक है हम आपसे इंटरेस्ट चार्जेस ले लेंगे, आपसे पेनल चार्जेस नहीं लेंगे, राइट। बट दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ क्रेडिट स्कोर का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपका, मतलब आपके क्रेडिट स्कोर्स के ऊपर। और दूसरा, धीरे धीरे जब आप मिनिमम पेमेंट ड्यू के सिस्टम में फंस जाते हो तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि चलो मिनिमम पेमेंट ड्यू कर लेता हूँ, अगली बार रिपे कर दूंगा सारा, तो वो आपका बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है। और अगेन जैसे मैंने बोला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू डेट ट्रैप, जो फिर निकलना मुश्किल होता है। ये गलतियां करनी बहुत आसान है स्टार्टिंग में, इसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। जी 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 मनीष जी। अभी मनीष सर ने बड़ी अच्छी बात कही डेट ट्रैप की। सर मैं मनीष सर से ही पूछना चाहूंगा, सर एक बात बताएं, हमारे एक दर्शक हैं दिखपाल सिंह, उन्होंने पूछा है कि अगर क्रेडिट कार्ड से हम खर्च करते हैं और उसकी ईएमआई बनवाते हैं तो इसका क्या फायदा और नुकसान है? सी, नुकसान तो अगेन हर लोन का जो नुकसान होता है वो इसका नुकसान है कि आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। जैसा मैंने अभी पीछे एक इस क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था कि जब जिसकी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो हमें लगता है कि मैं इजी रिपेमेंट, वो बाय नाउ और पे लेटर वाला सिस्टम हो जाता है कि मैं सीधा 50,000 2 लाख की परचेज कर रहा हूँ, पर मेरी ईएमआई जो बन रही है वो 8,000 की बन रही है और मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो दिस मे लीड मी टू स्पेंड मोर, मैं और खर्चे करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये भी मैनेज कर लूंगा, क्योंकि 2 लाख इकट्ठा पे करना मुश्किल है, 16,000 पर मंथ पे करना आसान है, राइट। उस चक्कर में आप रियलिटी से दूर होके खर्चे बढ़ा लेते हैं अपने। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ चीज की जरूरत है आपको और हाँ आपका कैश फ्लो उस तरह से अभी एडजस्टेड नहीं है और आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके थोड़ा ईज आउट होना चाहते हो जरूरत की चीज के लिए, देन दैट इज फाइन। बट बी रेडी कि वो जो ईएमआई में कन्वर्ट हुआ है, कई बार वो उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है तो बहुत हैवी चार्ज होता है। हर ईएमआई कन्वर्जन जीरो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती जिस तरह से आजकल बताया जाता है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। और अगर आप कहीं ऑफलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई की ऑप्शन दिखे, तो उसमें भी थोड़ा सा बात करने वाली बात है आपके जहां से आप चीजें खरीद रहे हैं कि अगर मैं इस जीरो कॉस्ट ईएमआई को ऑप्ट नहीं करता हूं तो क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने जो सेलर है वो आपको ज्यादा डिस्काउंट दे देता है रादर देन आपका जो इंटरेस्ट सेव यहाँ पे होना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं है तो मनी मूवमेंट ही, कौन कमा रहा है, कौन दे रहा है, कौन खर्च कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मुझे बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। लोन जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, बट जरूरत के हिसाब से ही लोन लो और उसको रिपेमेंट उसकी खत्म करने के बाद अगले लोन पे आओ। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही। मेरा अगला सवाल सुरेश सर से है। सुरेश सर, अधिकांश लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो समझते हैं कि प्लास्टिक मनी है उनके पास, सब चाहे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची उनके लिए कभी कभार मतलब खुद ही समस्या बन जाती है, वो उसका पेमेंट नहीं कर पाते और लगातार वो जो रिवॉल्विंग क्रेडिट है, रिवॉल्विंग जो इंटरेस्ट है उसमें फंसते हुए चले जाते हैं। इससे बचने का, अगर जब कोई डेट ट्रैप में फंस चुका हो क्रेडिट कार्ड पे, तो उसको क्या उपाय करने चाहिए वहां से निकलने के?
सो जब कोई ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानर, हम जैसे फाइनेंशियल प्लानर के पास आते हैं, हम पहला ये देखते हैं कि कितना लोन है उनके पास और लोन का क्या ब्याज है। आई मीन सपोज उनके पास 4 लोन है, 3 लोन है। सो कोई कोई लोन ऐसा भी हो सकता है कि होम लोन हो या व्हीकल का लोन हो। सो ये लोन सब उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड लोन। सो क्रेडिट कार्ड का जो है वो पहला प्रायोरिटाइज करके उसको पे करने का हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जो भी आपके हाथ में जमा हुआ है, आपका जो भी सेविंग्स है, उसको रख के हम नॉर्मली पे करवा देते हैं, क्योंकि दैट इज अ बिग ड्रेन। ओके, सो वो पहला जो भी बड़ा सा अमाउंट जो जा रहा है, that we will have to take care first. So वो करने के बाद धीरे धीरे से ये हैबिट बनवाना है उनसे कि लोन, जैसा मणिकरण ने बताया, एक लोन खत्म करो उसके बाद दूसरा लोन ले लो, ऐसा वो ठीक है। एंड जो भी लोन लेते हैं हमारा कैपेसिटी के अंदर अंदर ही लेना है। आई मीन वो सर्विस करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, वो हमारा कैपेसिटी के अंदर अंदर जाना है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है कि बहुत सारा लोग जो पॉसिबल है करके वो लोन लेते हैं, हर महीने वो कर भी लेते हैं, लेकिन ये लोन के ऊपर लोन लेके ये फंस भी जाते हैं। सो एक कॉशियस रहना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाई कॉस्ट लोन को पहले रीपे करना है। लो कॉस्ट लोन या गुड क्वालिटी लोन, गुड लोन लाइक होम लोन और एजुकेशनल लोन, वो नॉर्मली हम रखते हैं आगे के लिए। ये लोन हमको खत्म करना है। सर क्या आप सलाह देंगे, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने हमारे दर्शकों को ये सलाह देंगे कि अगर जब वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं, मतलब रीपे नहीं कर पा रहे हैं, लगातार उस पर इंटरेस्ट उनका बढ़ता जा रहा है, तो वो पर्सनल लोन लेकर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाएं, क्योंकि एवरेज जो इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड का वो 36% के आसपास का है पर एनम, जबकि होम लोन जो है उससे सस्ता है। तो क्या आप ये सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि पर्सनल लोन लेकर वो क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करें और इस झंझट से मुक्ति पाएं? हाँ मनीष जी, आई मीन दो तरीके होते हैं इधर। एक तरीका है, आई मीन ये सुनकर आप हैरान होंगे कि बहुत लोग के पास रकम भी है, मतलब एफडीज भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, वो यूज किए बिना ये लोन लिए हैं। ओके, सो पहला सलाह हमारा है कि आपके पास एफडीज है, उसको ब्रेक करके जितना भी इधर लोन है, लोन अमाउंट है, उसको आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी क्यों कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास वो ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उनके केस में पर्सनल लोन एक बेटर तरीका होता है ये कर चुकाने के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है 36 to 48% नॉर्मली होता है, और पर्सनल लोन 15 से 20% तक होता है। सो एंड इसमें क्या फायदा है, आपको मालूम है कि पर्सनल लोन 2 साल के लिए लिया है या 3 साल के लिए लिया है, आपको ये मालूम है कि ये खत्म हो जाएगा, 2 साल या 3 साल में खत्म हो जाएगा, और आपका इंटरेस्ट भी कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड ये बहुत ही कम होगा। सो ये 2 तरीका है। पहला तरीका अपनाने का आई मीन फायदा ज्यादा है। पहला तरीका नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, तो पर्सनल लोन ले सकते हैं। मणिकरण जी, मेरा सवाल एक आपसे है, क्रेडिट कार्ड ले लिया और जैसा कि आपने बताया कि कॉशन के साथ यूज भी कर रहे हैं जी, हो सकता है कि उसके इल इफेक्ट्स भी सामने आए, पर जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या कोई कंपनी हमें क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही होती है, तो वो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें बताती है कि एनुअल फीस आपकी 0 है, या आपको डाइनिंग ऑप्शंस में इतने डिस्काउंट्स मिलेंगे, अगर आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, या अगर आप ट्रैवल बुकिंग कर रहे हैं किसी ऑनलाइन पोर्टल से तो आपको इतना डिस्काउंट या कैशबैक मिलेगा। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, या अगर क्या इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं? सी अगर क्रेडिट कार्ड को आप ढंग से यूटिलाइज करो ना, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, राइट? जैसे जी। बहुत लोग जो
इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या अदरवाइज डोमेस्टिक ट्रैवल भी काफ़ी है उनका, एयर ट्रैवल्स हैं, तो उनको काफ़ी इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयर माइल्स मिलते हैं आपको अपने कार्ड के ऊपर, जिनको आप आगे जाके इन कैश करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स और इन द फॉर्म ऑफ एयरलाइन बेनिफिट्स या कुछ और, राइट। तो इवन इवन कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग में नहीं है, अगर अगर सेम एक होता है कि मैंने वो ऑफर्स देख के मैंने कार्ड लिया, और एक है कि मेरी जरूरत है और मेरा रूटीन का चीज है ये वाली, राइट। इफ आई से कि मैं हर हफ्ते एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, और अगर मुझे इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो आज तक नहीं मिलता था, अब अगर मुझे 10% डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ये, राइट। तो अपनी अपनी यूसेज के हिसाब से अगर आपको बेनिफिशियल लगता है फिर तो आप ले सकते हैं, बट उनके ऑफर्स के हिसाब से आप उसमें से बेनिफिट खोज के उस परचेज को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, वो गलत है। नॉर्मली सेकंड वाला प्रोसेस ही लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि बेचा इस तरह से जाता है जी, आज नहीं तो कल आप तो ट्रेवल पे जाएंगे ही, आप रेस्टोरेंट में भी जाते होंगे, हम आपको ये भी बेनिफिट दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मतलब क्रेडिट कार्ड लेने वाला हमेशा ये सोचता है कि नहीं, मैं चलो 2 साल बाद तो प्लान है मेरा लेने का, 5 साल बाद तो कहीं गाड़ी लेने का प्लान है, मुझे उस टाइम कैशबैक मिल जाएगा, इट हार्डली मेक्स डिफरेंस। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अपना खर्चे आपको मालूम है, अपनी अपना लाइफस्टाइल आपको मालूम है, तो अगर आप उसमें से कुछ बेनिफिट निकाल के ला सकते हैं जो आपके कार्ड में बेनिफिट लो, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इस तरह के ऑफर्स में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है और उन्होंने आपको आज कॉल किया है, तो 2 साल बाद भी करेंगे। आप उस टाइम पे अगर आपको यूटिलाइज लगेगी तो उस टाइम पे आप ले सकते हो, आज लेके बैठने का क्या मतलब है। और जितने कम, जैसे मैंने मनीष जी को बताया था, जितने कम कार्ड रखो उतना अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मणिकरण जी और सुरेश जी आपका। आपने इतना एक ये बहुत फ्रूटफुल सेशन था। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था एक्चुअली। जो लोग नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने नई जॉब करना शुरू किया है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कर रहे हैं। और जैसा कि मणिकरण जी और सुरेश जी दोनों ने बताया कि क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसको कॉशन के साथ यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करना पड़ेगा, अपनी इनकम को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप उससे ओवर स्पेंड ना करें, कोशिश करें कि उससे ओवर एक्सपेंडिचर ना हो, उससे ऊपर ना जाएँ आप। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड को सही से मैनेज नहीं किया गया, तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फँसेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो सकती है और आगे चल के वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इम्पैक्ट लेके आएगा। जागरण डायलॉग्स में हमारी हमेशा ये कोशिश होती है एक्चुअली कि हम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करें और एक बेटर डिसीजन लेने की तरफ प्रेरित करें। अगले सेशन में हम एक और ऐसे ही सेशन के साथ आप लोग के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग जागरण.com और english.jagran.com पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद।